हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, जो कि पॉलिटिक्स से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह, जिस तरीके से राजस्थान में ये आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी रुझानों में सबसे आगे दिखाई दे रही है, इसका मुख्य कारण क्या लगता है? सत्यम, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है गहलोत सरकार की पिछले 5 वर्षों के कामकाज की नाकामी और कांग्रेस के जितने भी विधायक थे उनकी जनता के बीच में सीधी उपस्थिति का न होना। कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी के माध्यम से, अपने शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से बड़ी बड़ी जो है रैलियां निकालती रही। भारत जोड़ो जैसे राहुल गांधी ने जो है अपने जो है एक लंबी चौड़ी जो है यात्रा निकाली और उन्होंने इसमें दावा किया कि जो आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे, जो अभी हुए हैं विधानसभा 5 राज्यों में, उसमें जो है कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और साथ ही साथ उसके जो अलायंस है वो भी उसका साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बना पाएगी। मगर उनका सारा दावा जो है एक तरीके से धरा का धरा रह गया, क्योंकि इंडिया जोड़ो, जो भारत जोड़ो, जो उनका जो आंदोलन था उसमें लोग तो आ रहे थे, लेकिन वो वोट के रूप में पूरी तरीके से कन्वर्ट जो है वो नहीं हो पाया। और इसके अलावा जो आंतरिक कलह रही कांग्रेस पार्टी की अंदर पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कुर्सी की जो लड़ाई थी वो बार बार निकल करके सामने जो है वो लगातार राजस्थान के अंदर आ रही थी। कभी सचिन पायलट सोनिया गांधी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते थे तो कभी अशोक गहलोत की पेशी होती थी। इस प्रकार से सचिन पायलट और अशोक गहलोत बारी बारी से जब दोनों नेता लगातार दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने लगे तो पार्टी के जो कैडर्स थे उनमें एक मैसेज ये जा रहा था कि जब 2 नेता ही आपस में राज्य के अंदर में लड़ रहे हैं तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर में भी काफी ज्यादा जो है वो नाराजगी थी और उनमें एक जोश का अभाव जो है देखा गया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। जब रैलियां हो रही थी तो उस रैलियों के दौरान भी राहुल गांधी को कांग्रेस नेतृत्व ने जो है राजस्थान के अंदर उनको जो है दूर रखा था। राहुल गांधी ने 1-2 ही रैलियां राजस्थान के अंदर में की, उसके बाद से राहुल गांधी को उन चुनाव प्रचार पर जो है वो रोक लगा दिया गया। प्रियंका गांधी राजस्थान के अंदर में पहुंची, वहां भी अपनी मैनिफेस्टो उन्होंने जारी की और उस मैनिफेस्टो के अंदर जो घोषणा जो किए गए उस पर कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास जो है वो नहीं जता पाई, क्योंकि जनता को लग रहा था कि जो मोदी नारे जो दे रहे हैं, मोदी जो कह रहे हैं कि गारंटी का एकमात्र नाम जो है देश में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं और कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा दिलाने में बीजेपी राजस्थान के अंदर में पूरी तरीके से कामयाब रही और वही गहलोत सरकार अपनी योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा पाए और उन्होंने जो अपने चुनावी वायदे किए घोषणा पत्र में उस पर जनता का विश्वास जो है नहीं हो पाया और आज यही कारण है कि जनता ने कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना जो है मत इस पूरे जो 5 वर्षों का जो लेखा जोखा के तौर पे आज कांग्रेस पार्टी को जो है मत के जरिए जो है दिया है। और एक बड़ा प्रमुख कारण जो है ये तमाम सारे ऐसे फैक्टर हैं राजस्थान के अंदर में जो आज सीधे सीधे चुनावी जो आंकड़े जो आए हैं उसके ऊपर देखने को मिल रहा है। जितेंद्र, जब चुनाव प्रचार हो रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैयालाल हत्याकांड को भी बड़े ही जोरों शोरों से उठाया था। क्या एक ये भी मुद्दा इस चुनाव में कारगर साबित हुआ है बीजेपी की जीत में? बिल्कुल सत्यम, कन्हैयालाल की हत्या जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। कन्हैयालाल जो है एक जो है सिलाई का काम करते थे और ये मुद्दा जो है पूरे चुनाव के दौरान ट्रेंड करते रहा। बार बार जितने भी बीजेपी नेता जब चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो अक्सर वो कहते थे कि आप ईवीएम का बटन दबाने से पहले एक बार कन्हैयालाल को जरूर याद कर लीजिएगा। यानी कन्हैयालाल को लेकर के जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड बीजेपी ने खेला, इसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा असर राजस्थान के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि कन्हैयालाल फैक्टर को बीजेपी शुरू से ही लगातार इसको उठाती रही है। सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि जो और 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां भी बीजेपी के कई सारे नेता जो है इस घटनाक्रम का जो है वो जिक्र अक्सर करते हुए देखे गए हैं। यानी पूरे चुनाव के दौरान अगर बात करें तो कन्हैयालाल फैक्टर तो रहा ही रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर में कुछ महिलाओं को नग्न करके वीडियो बनाने वाली घटना भी सामने आई थी और उससे पूरा प्रदेश और देश भी शर्मसार हुआ था और फिर भी गहलोत सरकार की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। बड़े पैमाने पर राजस्थान के अंदर में किसानों
की समस्याएं जो है वो निकल करके सामने आ रही थी। और इसके अलावा जो जाट आंदोलन करने वाले नेता थे वो भी लगातार कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि जाट जो मतदाता थे उनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने जो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें उनसे कई सारे वायदे किए थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने उनका कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। ऐसे में उनका कहीं ना कहीं जो है अब कांग्रेस पार्टी से मोह भंग जो है हो चुका है। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है कोटा का भी रहा पूरे इस चुनाव प्रकरण के दौरान, जहां पर बड़े पैमाने पर छात्र जो है वो सुसाइड करते रहे और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बना। और साथ ही राजस्थान की जो खबरें जहाँ पर मेडिकल, इंजीनियरिंग और तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं कोटा के अंदर में आते हैं देश भर से, और जब उनकी एक के बाद एक आत्महत्या की जब खबरें निकल करके सामने आने लगी तो राजस्थान सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर तमाम सारे सवाल जो है खड़े किए गए। इसके अलावा जो मुस्लिम तुष्टीकरण नीति की बात करें तो कांग्रेस पूरे 5 सालों में सिर्फ यही नीति बनाती रही कि किस प्रकार से एक खास वर्ग विशेष को लाभ पहुंचा करके और उसके वोट को लिया जाए। इसको लेकर के जो हिंदू वर्ग है, जो एक बड़ा संख्या में है राजस्थान के अंदर में, जिसकी आबादी लगभग जो है 70-80% राजस्थान के अंदर में हिंदुओं की आबादी है, और राजस्थान का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो आज के समय मुस्लिम बहुल हुआ हो, कुछ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दे तो। यानी कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर में जो हिंदू वोटर है, भले वो पार्टियों के अंदर डिवाइडेड है, लेकिन वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण नीति को किसी भी तरीके से जो है स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि राजस्थान जो है राजे रजवाड़ों का प्रदेश रहा है, वीरों का प्रदेश रहा है, और उसकी धरती जब इस्लामिक करण के जब रास्ते पर जब चलने लगती है, जब इस राजस्थान जैसे वीरों की धरती जब जिहादियों का एक अड्डा बनने लगता है, तब कहीं ना कहीं एक जनता में आक्रोश निकल करके सामने आता है, और वही जन आक्रोश जो है कांग्रेस पार्टी को हराने का सबसे बड़ा कारण। नागेंद्र भाटी का रुख करेंगे, न्यूज रूम से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। नागेंद्र भाटी, तेलंगाना को लेकर आप सुबह से ही अपडेट दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की 3 राज्यों में तो बल्ले बल्ले हो गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन तेलंगाना की अगर बात की जाए तो पिछली बार 1 सीट मिली थी, इस बार बढ़ोतरी हो रही है, और क्या अपडेट? जी बिल्कुल सत्यम, देखिए जिस तरह से यदि हिंदी बेल्ट की बात की जाए तो यहां पर जिस तरह से बहुमत दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में, तो बीजेपी के लिए ये एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ यदि तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में भी जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में ही आ रहे हैं, क्योंकि ये लगातार शुरू से ही माना जा रहा था कि बीजेपी को सीटें तो मिलेंगी तेलंगाना के अंदर, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं होगी कि अपने बलबूते वहां पर सरकार बना सके। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि यदि हंग असेंबली होती है, फ्रैक्चर मैंडेट यदि आता है तो उसमें बीजेपी की भूमिका हो सकती है, लेकिन जो जनादेश आ रहा है, जिस तरह के रुझान बता रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वहां कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन यदि 2018 के नतीजों की बात की जाए तो बीजेपी के पास महज 1 विधायक थे, लेकिन इस बार जो रुझानों में बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, वो 9 से 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अच्छी खबर है साउथ में भी बीजेपी के लिए कि वहां भी बीजेपी अपने पैर जमा रही है। जी जितेंद्र, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब एग्जिट पोल सामने निकल कर आए थे, 8-9 एग्जिट पोल की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में यही देखने को मिल रहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन अचानक से तस्वीर ही पूरी बदल गई। इसके पीछे क्या आपको देखने को मिलता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से धुआंधार रैलियां की, या फिर अमित शाह हों, और जिस तरीके से जनता से वादे किए, वो यहां पर कारगर साबित हुए? बिल्कुल सत्यम, पीएम मोदी की जो गारंटी है उसका विश्वास कहीं ना कहीं जो है इस 4 राज्यों में खासकर जरूर देखने को मिला, जिसमें हिंदी बेल्ट के जो 3 बड़े राज्य हैं उसमें इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है पड़ा है, और बीजेपी अपनी गारंटी का विश्वास जो है जनता के मन में बैठाने में जो है सफल रही है। लेकिन खासकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल को लेकर के पूरे 5 सालों मैंने यही देखा कि हिंदू समाज के अंदर में एक आक्रोश का भाव जो है अक्सर देखने को मिला। पूरे सप्ताह
सभा में कोई भी ऐसा दिन खाली नहीं जाता था जब रायगढ़ के अंदर या वहां पर तमाम सारे जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के आसपास में कोई ना कोई हिंदू संगठन, कोई ना कोई हिंदू कार्यकर्ता वहां पर विरोध प्रदर्शन किसी न किसी मुद्दे को लेकर के करते रहता था। एक सबसे बड़ा फैक्टर छत्तीसगढ़ के अंदर में रहा वो रहा ईसाई धर्मांतरण और आदिवासी जनजातियों के जो है अनदेखी, जिसमें बड़े पैमाने पर वहां पर ईसाई मिशनरियां जो है अपने सेंटर खोल करके और जो भोले भाले जो हिंदू समाज के लोग हैं उनका जो है एक फैक्ट्री की तरह उनका धर्मांतरण कर रही थी। हजारों के संख्या में लोग वहां पर कन्वर्ट कर रहे थे। इसको लेकर के ईसाई समाज भी लगातार प्रदर्शन कर रहा था और सरकार से यह कह रहा था कि इन ईसाई मिशनरियों के ऊपर लगाम लगाइए, क्योंकि विदेशी फंडिंग के माध्यम से राज्य के अंदर में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं और एक खास तरह के लोगों के द्वारा इस पूरे प्रोपेगेंडा का जो है वो फैलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है इसके ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दे रही थी। वही भूपेश बघेल की बात करें तो कुछ भ्रष्टाचार के ऊपर भी उनके ऊपर जो है आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसमें उन्होंने गोबर खरीदने की बात कही थी, किसानों से कि हम गोबर खरीदेंगे और उसमें कम से कम जो है वो सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई थी। और उस आंकड़ों में जब पूरी जब CAG ऑडिट की गई तो सामने ये आ पाया कि जिन किसानों के पास कभी कोई गाय या पशुधन नहीं रहा उसको भी सीधा सीधा उसका लाभ जो है दिया गया है, यानी उनके भी अकाउंट में पैसे डाले गए। यानी बड़े पैमाने पर जो है किसानों को लाभ पहुंचाने के नाम पर एक बड़ा भ्रष्टाचार राज्य के अंदर में हुआ और इसका लाभ जो सीधे सीधे इस योजना का लाभ जो है जो आम जनता को मिलना था, किसानों को मिलता था, उसको ना मिल करके सीधे से जो भ्रष्टाचारी थे राज्य के अंदर में, जो करप्शन रैकेट में अक्सर जो है किसी न किसी स्टेट के अंदर में गिरोह के जरिए जो है इस तरह की योजनाओं में जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, उन्होंने इसका सीधा सीधा लाभ जो है उठाया। लेकिन गहलोत सरकार सिर्फ माफ कीजिएगा जो है छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जो है ये प्रचार लगातार करते रहे कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक मुस्लिम तुष्टिकरण नीति की बात करें तो राजस्थान की तरह या देश के जब भी राज्यों में कांग्रेस की शासन रहती है, केंद्र शासन में रहती है, तो एक खास वर्ग विशेष को कैसे लाभ पहुंचा करके उनका मत लिया जाए, वहां भी कहीं ना कहीं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के अंदर में इस तरह के जो एक्टिविटी लगातार कर रहे थे। टीपू सुल्तान का मुद्दा जब कर्नाटक के अंदर में उठा तो इसका भी असर सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के अंदर में भी पड़ा था और उसका भी एक व्यापक फैक्टर जो है हिंदुज्म काट का, हिंदू काट का, वो छत्तीसगढ़ के अंदर में देखने को मिला है। क्योंकि भूपेश बघेल की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भूपेश बघेल जो है सिर्फ एक CM चेहरा है, लेकिन इनका जो रिमोट कंट्रोल था वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो है वो 10 जनपद के तरफ था और उसी के इशारे पर पूरे प्रदेश का कंट्रोल जो हो रहा था। इसका एक जो डायरेक्ट जो बेनिफिट मिलना चाहिए वहां के जनता के लोगों को, किसानों को, गरीबों को, व्यापारियों को, महिलाओं को, शोषित वर्गों का, उसका लाभ न मिलकर जो केंद्र सरकार अपनी योजना चला रही थी, खासकर जो है PM किसान योजना था, इसके अलावा जो महिला जो वोटर्स हैं जिसका सीधा सीधा उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गैस कनेक्शन लाभार्थियों को मिल रहा था, इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्कीम शुरू की केंद्र सरकार की, उसके तमाम सारे पैसे जब वहां के नागरिकों के खाते में जब मिलने शुरू किए। इसके लिए जो वन उत्पाद जो है इस पूरे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा, क्योंकि वन उत्पाद में जो आदिवासी समाज जंगलों में जाते हैं, जंगलों के अंदर जो पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं, कुछ जंगलों से कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और कुछ बोटेनिकल जो चीजें वहां से वो कलेक्ट करते हैं और फिर उसको सरकार जो है परचेज करती है। उसको कहीं ना कहीं जो पिछले इस 5 वर्षों में वन उत्पाद को जो वहां पे आदिवासी समाज थे या उससे जुड़े हुए जो लोग थे उनका अनदेखा किया गया और उनका उचित दाम जो है वो नहीं मिल पा रहा था। कई सारे वन उत्पादन वाले ऐसे भी वहां पर आदिवासी और किसान समाज के लोग थे जिन्होंने काफी सारा उत्पादन जो है उन्होंने किया था, लेकिन सही तरीके से सरकार उसकी खरीदारी जो है नहीं कर पाई। ऐसे बहुत सारे जमीनी छोटे छोटे जो कारण लगातार जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर में रहे, जिसका असर आज चुनाव में देखने को मिला है। ठीक है, तेलंगाना का रुख कर लेते हैं, एक बार न्यूज रूम चलते हैं। हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र भाटी, तेलंगाना में जिस तरीके से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, इसका क्या कारण लगता है? क्या यहां पर भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ है या कांग्रेस ने जिस तरीके से यहां पर रैलियां की और तमाम वादे किए, तमाम घोषणाएं की, क्या उसका असर?
देखिए, यदि तेलंगाना में कांग्रेस की बात की जाए तो ना सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के फैक्टर ने काम किया है, बल्कि क्योंकि पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनी है और उसके बाद से एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही थी। और इस चुनाव के दौरान की भी यदि बात करें तो 70 से ज्यादा रैलियां, रोड शो वो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वहां पर की थी। 2018 में कांग्रेस का हारने का एक बड़ा कारण यह था कि समय से पूर्व चुनाव मुख्यमंत्री केसीआर ने वहां पर कराए थे और कांग्रेस या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियों को वहां चुनाव की तैयारी करने का मौका तक नहीं मिला था, जिसका फायदा उस वक्त बीआरएस को मिला था और प्रचंड बहुमत के साथ बीआरएस की सरकार वहां पर बनी थी। लेकिन इस बार क्योंकि सभी के पास उचित समय सबको मिला और इसका फायदा कांग्रेस ने भी उठाया। कांग्रेस की यदि बात करें तो जो मुस्लिम क्षेत्र हैं उनमें काफी मेहनत कांग्रेस की तरफ से की गई थी और जो मुस्लिमों का विश्वास है वो फिर से जीतने में कामयाब कांग्रेस वहां पर हुई। दूसरी तरफ क्योंकि बीजेपी भी लगातार दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही थी तो इसका भी कहीं ना कहीं फायदा जो है वो कांग्रेस को मिला, जिसकी वजह से आज बहुमत के आंकड़े के पार जो है कांग्रेस वहां पर पहुंची है। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने काम किया। दूसरा ये कि 2021 तक की यदि हम बात करें तो कांग्रेस तेलंगाना में बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। कांग्रेस के 2019 में 2018 के विधानसभा चुनाव में 19 विधायक जीते थे, जिनमें से कि 12 को केसीआर ने तोड़ लिया था, यानी कि मात्र 7 एमएलए रह गए थे और उसके बाद जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो लगातार पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे थे। उसके बाद जब रेवंत रेड्डी जो हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसके बाद से वापस फिर कांग्रेस के अंदर वहां ऊर्जा देखी गई है और आज आप देखेंगे जो रुझान है, रुझानों में 2 सीट से रेवंत रेड्डी लड़े हैं और दोनों ही सीट पर वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं रुझानों के अंदर। तो उनकी जो एनर्जी थी वो यहां काम कर गई है और जो कांग्रेस टूट की कगार पे थी उसको फिर से एकजुट किया है। तो ये तमाम फैक्टर हैं जिसकी वजह से कांग्रेस वहां पर सत्ता तक पहुंच रही है। जितेंद्र, छत्तीसगढ़ में क्या भूपेश बघेल पर महादेव स्कैम का भी आरोप लगा? क्या ये भी एक मुख्य कारण रहा इस रुझान में, जिस तरीके से उनकी सीटें घटती चली जा रही हैं और बीजेपी लगातार रुझानों में आगे है? बिल्कुल सत्यम, महादेव ऐप जो है पूरे चुनाव प्रकरण के दौरान जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ के अंदर में पड़ा रहा और ये मुद्दा ऐसे वक्त पर आया जब कुछ ही दिन जो है मतदान को वहाँ पे बचे हुए थे और लगातार इस पूरे प्रकरण में भूपेश बघेल का सीधे सीधे तौर पे उनका नाम आ रहा था, उनके खाते का जिक्र अक्सर आ रहा था। किन किन सेलिब्रिटियों ने जो है किन किन माध्यमों से जो है भूपेश बघेल को सीधे तौर पे इसका लाभ पहुंचाया, किस प्रकार से महादेव ऐप के जरिए जो है भूपेश बघेल ने जो है वो आर्थिक लाभ उठाया। ऐसे तमाम सारी जो लगातार खबरें एक के बाद एक आई, उसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं जो है भूपेश बघेल की जो एक छवि थी उसके ऊपर पड़ा और बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण को जबरदस्त तरीके से भुनाने का प्रयास किया। पूरे चुनाव के दौरान पूरी जो जितने भी रैली की बीजेपी ने उस समय, खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका बार बार अपने रैलियों के दौरान जिक्र किया। इसके अलावा जितने भी बीजेपी के स्टार प्रचारक थे उन्होंने भी महादेव ऐप के बारे में जो भी जनता के बीच में भूपेश बघेल से जुड़ी हुई जानकारियां दी, उस पर कहीं ना कहीं लोगों को एक विश्वास अब होने लगा कि एक तरफ जो है गोबर खरीदने के नाम पर किसानों के साथ पहले जो है भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद से फिर महादेव ऐप के जरिए जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल ने एक इतना बड़ा जो है वो करप्शन किया। तो सीधे सीधे उनके कामकाज के ऊपर तो लगातार सवाल उठ ही रहे थे, साथ साथ उनकी जो छवि जो बनी हुई थी कि हम विकास कर रहे हैं, राज्य में काम कर रहे हैं, इस तरह के कोई उनके ऊपर जो है वो छोटे मोटे आरोप लगते थे लेकिन साबित नहीं हो पाए थे। जब इस पूरे मामले के अंदर जब ईडी जब एंट्री की और ईडी ने कुछ ऐसे बड़े खुलासे किए और उसके तुरंत बाद
चुनाव हुए, तो इसका एक बड़ा असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो मतदाता है उसके ऊपर हुआ। और ये एक बड़ा फैक्टर जो है पूरे चुनाव के दौरान जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिला। और सीधे सीधे हम कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि इसमें किसी प्रकार की जो है कोई जो है मतलब उसमें नुकसान ना हुआ भूपेश बघेल को, सीधा सीधा नुकसान जो है उनको जो है इस पूरे करप्शन के दौरान जो है वो हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है पूरे चुनाव प्रकरण के दौरान रहा। नागेंद्र भाटी, इस चुनाव में तो जो 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें से 4 राज्यों के आज नतीजे आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने तो 3 राज्यों में धुआंधार बैटिंग की है और अभी भी लगातार उनकी बैटिंग जारी है। ऐसे में क्या आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो सकती है बीजेपी की, क्या कोई जानकारी? देखिए, जिस तरह के रुझान आए हैं और हिंदी बेल्ट में चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, सरकार बनती हुई वहां बीजेपी की दिख रही है। तो अब से कुछ ही देर में जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पर पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जिस तरह का अभी की मैं आपको बात बताऊं, वहां सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, जो नेता हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो जश्न की तैयारी की जा रही है और जश्न बनता भी है, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरह का माहौल दिखाया जा रहा था, जो रुझान है वो उसके उलट आते हुए दिख रहे हैं। खास तौर पर यदि इंडिया गठबंधन की बात करें या विपक्षी पार्टियों की बात करें, तो अब उनको भी ये सोचना होगा, जिस तरह के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे थे जब इंडिया गठबंधन बना था कि अब कोई मोदी फैक्टर काम नहीं करता, अब मोदी युग समाप्ति की कगार पर है, तो उनको यह सोचना होगा, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था और तीनों ही राज्यों में जो रुझान है वो वहां पर सरकार बनती हुई बीजेपी की दिखा रहे हैं। तो अब इंडिया गठबंधन में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर मोदी की घेराबंदी करने के लिए गठबंधन में एक दूसरे की सहभागिता को सही से करना होगा, जिससे कि आगे चुनौती दे सकें बीजेपी और मोदी को। तो ये सब चीजें करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल आज का दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दिन है और उसके जश्न की तैयारी भी पार्टी दफ्तर पर की जा रही है। जितेंद्र, जब राजस्थान को लेकर हम डिबेट कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उस दौरान अशोक गहलोत के तमाम बयान सामने निकल कर आते थे। वो कहते थे कि हमने जनता को 500 रुपए में सिलेंडर दिया है, गोबर भी वो खरीद रहे थे और इसके साथ तमाम योजनाएं वो गिनाते थे। लेकिन ये योजनाएं इस चुनाव में कहीं भी काम नहीं आई हैं। देखा जाए जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, वहां पर बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस सबसे पीछे दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या लगता है, जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा भी बीजेपी ने बढ़ चढ़कर उठाया था, क्या युवाओं पर भी इस चुनाव में इफेक्ट हुआ है और युवा जो है वो बीजेपी की तरफ बटा? बिल्कुल सत्यम, जो पेपर लीक का मामला है वो एक बहुत अहम फैक्टर जो है पूरे राजस्थान के चुनाव में ये भी जो है वो रहा है, क्योंकि पेपर लीक का मामला खासकर ये युवा वर्ग से जुड़ा हुआ था, जिसमें कम से कम लाखों की संख्या में छात्र कई जगहों पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा जो है झुंझुनू, भरतपुर, तमाम जो है राजस्थान के जो बड़े जो खासकर जो एजुकेशन वाले जो बेल्ट के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर छात्र जो हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट बन गया था कि जब भी कोई वहाँ पर एग्जाम होता था, ठीक एग्जाम से पहले जो पेपर लीक माफिया थे वो सक्रिय जाते थे और एग्जाम से पहले पेपर को लीक कर देते थे। और ये पूरा एक रैकेट, जैसे बहुत पहले अपने 2004-5 की में देखा हुआ कि रंजीत डॉन का एक मामला सामने आया था, जब उसने पेपर फर्जीवाड़े के जरिए देश के अंदर में तमाम सारे IAS, IPS को उसने बनाया। ठीक उसी प्रकार के जो है ये झोला छाप जैसे डॉक्टरों को जो है राजस्थान के अंदर में बनाया जाता है। MBBS जैसे जो है CPMT, CPH जैसे जो एग्जाम्स होते हैं मेडिकल्स के, इंजीनियरिंग के, AIEEE के, ये सारे पेपर जो है राजस्थान के अंदर में लीक हो जाते थे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों की वैकेंसियों को लेकर के अगर कोई परीक्षार्थी राजस्थान के अंदर में जाता था तो सभी राज्यों में चुनाव सही तरीके से उनका परीक्षा जो संपन्न हो पाता था। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के
अंदर में वहां पर पेपर लिख रहता। रेलवे की एग्जाम जब राजस्थान के सेंटर होता था तो वहां भी उसकी पेपर जो है वो अक्सर जो है लिख जाते थे। टीचर्स भर्ती की अगर बात करें तो टीचर्स भर्ती के अंदर भी बहुत सारे पेपर्स राजस्थान के अंदर में लीक किए गए। और इसके अलावा कम से कम 2 लाख से ज्यादा राजस्थान के अंदर जो ट्रेंड जो शिक्षक है जिसने बीएड किया हुआ था और बीएड ट्रेनिंग की हुई थी, उनकी भर्ती राजस्थान के अंदर जो है वो नहीं हो रही थी। अशोक गहलोत बार बार आश्वासन दे रहे थे कि हम आप सबकी जो है नियुक्ति करेंगे। शिक्षा मित्रों की जो वहाँ पे उनकी मानदेय बढ़ाने की बात वहाँ पर लगातार जो है हो रही थी और उसको भी लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसके ऊपर भी सरकार कोई खास सक्रियता नहीं दिखा रही थी। इसको लेकर भी कम से कम युवा वर्ग में जो है एक व्यापक जो नाराजगी जो है देखने को मिल रहा था राजस्थान के अंदर में। लेकिन जो पेपर लीक का जो मामला है उसको भी बीजेपी ने बहुत जोर शोर से उठाया पूरे राज्य के अंदर में, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा था जो चाहे वो फर्स्ट टाइमर वोटर हो या 2-4 बार से वोटिंग कर रहा हो प्रदेश के अंदर में, वो अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित था, अपने करियर को लेकर भी चिंतित था, राज्य को लेकर भी चिंतित था। और वो जो युवा वर्ग खासकर जो है वो अक्सर देखा जाता है कि जो शहरी जो क्षेत्र होता है वहाँ पर युवा वर्ग का जो वोट जो होता है वो बीजेपी को सीधे सीधे मिलता है, क्योंकि सीधा सीधा जो युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्टेड रहता है और सोशल मीडिया में बीजेपी की जो पकड़ है काफी मजबूत है और बीजेपी युवाओं को कन्विंस करने में कहीं ना कहीं जो है अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सफल रहती है। तो जो कुछ भी राजस्थान के अंदर में खासकर युवा वर्ग से जुड़ा हुआ या छात्रों से जुड़ा हुआ जो विषय होता था उसका एक व्यापक असर जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में देखने को मिल रहा था। इसलिए युवा वर्ग के अंदर में एक ऐसा असंतोष पनप रहा था जिसको अशोक गहलोत ठीक तरीके से जो है नहीं समझ पाए। भले अपने आप को राजनीति का जादूगर अशोक गहलोत जरूर कहते हो या उनको इस तरीके के तमगा जो है कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा जो है दिया गया हो, लेकिन जादूगर का जादू न चल पाया और नहीं उनका किसी प्रकार की जो उनकी राज्य की जो योजनाएं थी उसका ही लाभ मिल पाया। और आज यही कारण है कि बीजेपी राजस्थान के अंदर लगभग 2/3 बहुमत से प्रचंड जीत जो है वो कर रही है रुझानों के अंदर। हाँ बिल्कुल, न्यूज रूम का रुख करेंगे। नागेंद्र भाटी, जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी की यहां पर रुझानों में जीत देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या लगता है आगे लोकसभा चुनाव भी लगा है जबकि विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन भी बनाया है, ऐसे में क्या लगता है आगे आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनकी तरफ से बयान आने अभी से ही शुरू हो गए हैं और उनका ये कहना है कि जो अभी राज्यों के चुनावों के परिणाम हैं इनका फर्क 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये राज्यों के मुद्दों पर चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव जो है वो देश के मुद्दों पर होता है और दोनों ही जगह मुद्दे अलग अलग हैं। तो ये बातें जरूर कही जा रही हैं, लेकिन हाँ जिस तरह का माहौल अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पहले यदि हम कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों की बात करें तो उस वक्त यही विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि अब मोदी युग समाप्ति की कगार पर है, अब कोई मोदी फैक्टर देश में काम नहीं कर रहा है। लेकिन आज जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे ये साफ हो जाता है कि अभी भी जो मोदी फैक्टर है वो देश के अंदर काम कर रहा है और यही वजह है कि जिस तरह से लगातार रुझान आ रहे हैं उनमें बढ़त बीजेपी की दिखाई दे रही है। उसके बाद से तुरंत जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी तरफ से गठबंधन की बैठक बुला ली गई है। यानी कि चिंता की बात उन्हें भी लग रही है कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन 2024 के चुनाव में इस तरह की स्थिति ना बने, उसके लिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां जो कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई हैं उन्होंने बैठक बुलाई है। तो यह कहना कि इस चुनाव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने आप में ही बेईमानी है। दूसरी तरफ जिस तरह से तीनों राज्यों के नतीजे या ये कहें कि अभी तो रुझान आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि जो जनता है
वो सीधे सीधे मोदी से कनेक्ट हुई हैं, क्योंकि लगातार हर स्टेट के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उन्होंने हर रैली के अंदर जो चुनावी वादे किए उनको मोदी की गारंटी नाम दिया और यह कहा कि जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है या दूसरी पार्टी है, उनकी तरफ से जो भी चुनावी वादे किए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, लेकिन जो वादे मैं कर रहा हूं या प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो गारंटी है। तो एक गारंटी दी गई थी, उसी गारंटी का असर यहां देखने को मिल रहा है। जी जितेंद्र, जिस तरीके से राजस्थान में ये रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी 115 सीटें और कांग्रेस 71 सीटें और अदर के खाते में 13 सीटें दिखाई दे रही हैं और बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, क्या इसको कहेंगे घर की फूट जगत की लूट वाली ये कहानी जो है वो यहां पर सच साबित हुई? क्योंकि देखने को मिला था कि किस तरीके से सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे और यात्राएं तक निकाल रहे थे, रूठे हुए थे, अनशन तक कर रहे थे। सत्यम, कई सारे कहावते हैं कि घर फूटे तो कोई और लूटे वाली स्थिति जो है राजस्थान के अंदर देखने को मिली है और ये जो है जुमला बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए जो है वो सटीक बैठता है, क्योंकि इनकी घर में ही लगातार जो है वो फूट थी। कांग्रेस पार्टी के घर में ही जो है वो फूट का परिणाम जो है कि बीजेपी ने जो है सीधे तौर पे आज जो उनके एक बड़ा जो स्टेट था कांग्रेस पार्टी के झोले में, उसके अंदर संमारी करने में जो है सफल रही है और एक प्रचंड बहुमत के ओर जो है रुझानों के अंदर बीजेपी जो है राजस्थान में बढ़ रही है। इसके साथ साथ क्या अब देखने को मिलेगा यहां पर जिस तरीके से ये प्रचंड जीत जितेंद्र सामने निकल कर आ रही है, जिस तरीके से यहां पर तमाम योजनाएं भी कांग्रेस ने चलाई थी लेकिन वो योजनाएं कारगर साबित नहीं हुई हैं, इसके पीछे मुख्य वजह क्या लगता है? अशोक गहलोत और यहां पर सचिन पायलट के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, अंदरूनी कलह था, ये मुख्य कारण है क्या? देखिए, ये तो आंतरिक कलह जो है सबसे बड़ा फैक्टर जो है राजस्थान के अंदर में कहीं ना कहीं तो रहा ही है और हम लोग लगातार जो है इसके ऊपर जो है वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का काम होता है कि सीधे सीधे अपनी योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाना, जनता से सीधे सीधे जो है अपने आप को जो है वो जोड़ करके रखना और उसका फॉलो अप लेना। लेकिन यहाँ पर जो है मामला कुछ विपरीत जो है देखने को मिला राजस्थान के अंदर में कि पीएम आवास योजना का सीधा सीधा लाभ जो है राजस्थान के रिमोट एरिया के अंदर में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जो है इसका लाभ मिल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन किसानों से जुड़ते थे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का लाभ उठा रहे थे। पीएम आवास योजना का लाभ उठाने वाली तमाम सारे महिलाओं से प्रधानमंत्री सीधे सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते थे और उनके जरिए उनसे सीधा संवाद करते थे। इसके अलावा जो फ्री राशन की जो योजना जो चलाई जा रही थी केंद्र सरकार के द्वारा, उसका भी लाभ जो है राजस्थान के अंदर में मिला है। राजस्थान के कई सारे हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो है हम अक्सर विजिट करते हैं, चाहे झुंझुनू की बात करें वहाँ पर और इसके अलावा आपको उदयपुर की बात करें या फिर इसके अलावा आपको इधर भरतपुर की बात करें, कुछ ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र वाले जो वहाँ पर जनपद है राजस्थान के अंदर में, वहाँ पर सड़कों की स्थिति जो है बहुत खराब है और पिछले 5 वर्षों में सड़कों के हालात में कोई परिवर्तन जो है देखने को नहीं मिला है। कई सारे ऐसे जगहों पर जो है अभी कुछ दिन पहले हम राजस्थान के अंदर में गए थे तो देखिए कि जहाँ भी ठीक ठाक सड़कें दिख रही थी वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का बोर्ड जो है वो लगा हुआ था, मगर राज्य सरकार के द्वारा या पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया जाता है प्रदेश सरकार के फंड के माध्यम से, विधायक फंड के माध्यम से, उसका कोई खास विकास कार्य प्रदेश के अंदर में जो है वो नहीं दिख रहा था। लेकिन जो केंद्र सरकार की योजनाएं जब धीरे धीरे लोगों को मिल रही थी तो एक खास जब जो कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि अगर प्रदेश के अंदर में बीजेपी की भी सरकार आती है तो उनको भी यहाँ पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ राज्य सरकार के जरिए जो है उनको ठीक तरीके से नहीं दिया जा पा रहा है या राज्य सरकार उन योजनाओं को अपने राज्य के अंदर में ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, नहीं लागू कर पा रही है, क्योंकि राज्य सरकारों को अंदर जो है ये डर बना रहता है कि केंद्र सरकार की जब भी किसी योजना को अगर वो लागू करती है और सीधा सीधा लाभ जब राज्य के जनता को उसका मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसका सीधा सीधा वोट जो है उस पार्टी को जाएगा जिसकी जो है सरकार केंद्र के अंदर में है।
तो बीजेपी अपने योजनाओं को ठीक तरीके से राज्य के अंदर में सरकार उसका सत्ता न होते हुए भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने में सफल रही है, लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाने में सफल रही है। और इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण फैक्टर जो मुझे देखने को मिला इस पूरे राजस्थान चुनाव के अंदर, कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी ने जो है वो मुस्लिम उम्मीदवारों को राजस्थान के अंदर में उतारा था और बीजेपी ने उसके विरोध में जो है वो हिंदू उम्मीदवारों को उतारा था। और इसका एक बड़ा असर यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि कई सारे सीटों के ऊपर आज जो मुस्लिम उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, अगर एक आध दो छिटपुट अगर सीटों की अगर बात करें तो वो सभी लगभग चुनाव जो है वो हार रहे हैं, क्योंकि राज्य के अंदर में कई सारे ऐसे इंटरनेशनल जो एनजीओ थे, कई सारे ऐसे सामाजिक संगठन के नाम पर काम करने वाले संगठन थे, जिसमें पीएफआई हो या जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया हो, ये सभी संगठन अपने अपने इस्लामिक एजेंडे को राज्य के अंदर में चला रहे थे। और कई सारे ऐसे पिछले 5 वर्षों में गिरफ्तारियां हुई राज्य के अंदर में, जिनका सीधा सीधा जो है वो संबंध जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली जैसे विषयों से संबंधित था। यानी राज्य के अंदर में जो है एक ऐसा पनाहगार जो है वो पनप रहा था, एक ऐसा अड्डा बनते जा रहा था जहां पर कोई खास जो है एंटी नेशनल अगर कोई हो, और खासकर जो पश्चिम बंगाल, राजस्थान जैसे अगर राज्यों में जाता था तो उनको वहां पर छुपा लिया जाता था, और जब स्टेट पुलिस जाती थी या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसियां जाती थी तो उनसे उनका संपर्क नहीं पता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है स्टेट सिक्योरिटी का विषय पूरे प्रदेश के अंदर में रहा, और लोगों के मन में एक असंतोष का भाव आ रहा था कि मेरा ही प्रदेश जो है क्राइम कैपिटल क्यों बने, और राज्य की सरकार जो है इसको लेकर के कोई खास ध्यान जो है इस मसले पर नहीं दे रही थी। ठीक है नागेंद्र भाटी, मध्य प्रदेश में जब चुनाव शुरू हुआ, यानी कि प्रचार जब चल रहा, तो हवा जो थी वो बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन जब प्रत्याशियों को उतारा गया, उम्मीदवारों को उतारा गया, तो कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी असंतोष देखने को मिला, क्योंकि कई लोगों के टिकट कट गए थे। लेकिन आज जो परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं, कई जगह पर बीजेपी के प्रत्याशी जो जीते हैं वो बहुत कम अंतर देखने को मिल रहा है। क्या यहां पर लग रहा है ऐसा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के जो टिकट काटे गए थे वही निर्दलीय खड़े हुए, क्या इसका ही एक परिणाम है जिस वजह से बीजेपी को यहां पर प्रचंड जीत मिली है और कांग्रेस को हार मिल रही है? देखिए सत्यम, जब कहीं भी किसी भी पार्टी की हार या जीत होती है तो उसमें कोई एक फैक्टर काम नहीं करता है, कई फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके चलते या तो पार्टी हार जाती है या फिर पार्टी को जीत मिलती है। तो यहां यदि मध्य प्रदेश में बीजेपी की बात की जाए तो जो वादे किए गए थे, खासतौर से यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बात करें, उनकी तरफ से जो लाडली बहना योजना थी उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और अब जैसे रुझान आ रहे हैं उसके बाद खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया और उन्होंने धन्यवाद किया अपनी लाडली बहनाओं का कि जो समर्थन उनको मिला है उसकी बदौलत ही जो रुझान है वो उनके फेवर में आ रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा ये कि जो सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को यहां पर चुनाव लड़ाया गया उसका फैक्टर ने भी काम किया, क्योंकि एक सांसद की यदि बात करें तो कम से कम 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र उसके अंडर आते हैं, और जब वो खुद ही वहां पर चुनाव लड़ेगा तो आसपास की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें फर्क पड़ता है, और वो फर्क पड़ता हुआ दिख भी रहा है जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। तो कई फैक्टर वहां पर हैं जिसकी बदौलत फिर से जो सरकार है वहां रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। सत्यम नागेंद्र, इसके साथ ही सिंधिया का भी इसमें एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि सिंधिया के हाथ में करीब 20 से 22 सीटें हैं खुद अकेले। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से तरह तरह के दावे किए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से कांग्रेस को छोड़कर गए हैं और जिस तरह से उन्होंने संगठन को एक तरीके से धोखा दिया है, उसका असर जो चुनाव होगा उसके परिणामों पर होगा। लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे और वहां कांग्रेस सरकार में आएगी, क्योंकि 2018 में भी बहुमत कांग्रेस को ही मिला था, लेकिन सिंधिया ने जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ी और अपने समर्थकों के साथ वो बीजेपी के साथ जा मिले, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा और सिंधिया को भी। लेकिन जो रुझान लगातार आ रहे हैं
उससे लगता है कि जो कांग्रेस ये सब कर रही थी या जो सोचकर बैठी थी उसके उल्टे रुझान वहां पर आ रहे हैं। तो यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनके जो दबदबा क्षेत्र है उसमें 20 से 22 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और वहां पर वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी जो सोच थी कांग्रेस की, और जिस तरह से लगातार यही प्रचार किया जा रहा था कि सिंधिया जिस तरह से जरूरत के वक्त पर कांग्रेस को छोड़कर गए हैं, उससे जन आक्रोश है और जनता के बीच में उनको लेकर गुस्सा है। तो वो फैक्टर यहां पर काम नहीं किया है। अभी भी जो लोग हैं, जो जनता है, वो सिंधिया पर विश्वास करती है और उनके जो समर्थित विधायक थे वो भी रुझानों में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र, अशोक गहलोत को तो जादूगर कहा जाता है, लेकिन जादूगर का तो जादू नहीं चला। यहां पर मोदी मैजिक जो है वो जरूर चल गया है। एक चीज और आपने देखी होगी कि अभी हाल ही में चुनाव के दौरान एक बच्ची की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ दुष्कर्म भी होता है। तब अशोक गहलोत से जब मीडियाकर्मी सवाल करते हैं तो उनका कोई ठोस इस पर जवाब नहीं आता। उन्होंने ये कहकर टाल देते हैं कि अदर राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जबकि इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लेते हैं। क्या कानून व्यवस्था भी इसमें एक मुख्य मुद्दा रहा इस चुनाव में? बिल्कुल सत्यम, राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था जो है लगातार जो है वो लचर रहा है राजस्थान के अंदर में, क्योंकि 3 जो बड़े राज्य हैं, खासकर अगर राजस्थान की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, मध्य प्रदेश भी उसमें लगभग शामिल था। तो खासकर राजस्थान जो है क्राइम कैपिटल में लगभग जो है सबसे टॉप पे चल रहा था बाकी राज्यों की तुलना में अगर बात करें तो। इसके अलावा महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में राजस्थान सबसे आगे था। राजस्थान ही एकमात्र इंडिया के अंदर में ऐसा स्टेट था जहां पर सबसे ज्यादा जो है महिलाओं के साथ अत्याचार जो है वो हो रहे थे। आए दिन किसी न किसी महिला के साथ चाहे रेप की घटना हो या उनके साथ बर्बर तरीके से जो है व्यवहार की घटना हो या फिर उनके साथ जो है किसी भी प्रकार की जो है बर्बरता और जघन्यतम अपराध जैसी घटनाओं को जो है अंजाम देने वाली चीजें जो है लगातार राज्य के अंदर निकल करके एक के बाद एक वहां पर आ रही थी। तो प्रदेश के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर तो था वो एक बड़ा मुद्दा जो है वो बना ही हुआ था, लेकिन महिला सुरक्षा भी इसमें सबसे अहम कड़ी था जो कि लॉ एंड ऑर्डर का एक हिस्सा था। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है इसको मतलब बिल्कुल नजरअंदाज करते रहे। बार बार जो है मीडिया के माध्यम से भी तमाम सारे जो प्लेटफॉर्म पे राजस्थान के में अपराध की घटनाओं को लेकर के अक्सर जो है वो खबरें सामने आती थी। राजस्थान जो इस मामले में सुर्खियों में बना रहता था, लेकिन फिर भी उसको दुरुस्त नहीं कर पाना, उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाना। बीजेपी से राज्यों की बात करें तो वहां पर तुरंत बुलडोजर चल जाता था, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जो भी या असम की बात करें। लेकिन ये चीजें राजस्थान के अंदर में भी हो सकती थी। कम से कम गहलोत अगर कुछ घरों पे भी अगर बुलडोजर अगर चलाए होते तो कम से कम जनता का बुलडोजर जो है आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं चला होता। यहाँ पर नागेंद्र भाटी, मध्य प्रदेश में एक चीज और देखने को मिली थी कि अखिलेश यादव और जो कांग्रेस है उसमें तूतू में काफी देखने को मिल रही थी सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन यह भी अनुमान लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में कांग्रेस को मात दे सकते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यहां तक कि बुधनी विधानसभा की अगर बात की जाए, जहां से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए हैं, वो उन्होंने जीत भी हासिल की है। यहां से समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी मिर्ची बाबा जिनको कहा जाता है, उनको महज 22 वोट ही मिले। देखिए सत्यम, जहां तक समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस की आपसी लड़ाई जो हुई थी सीट बंटवारे को लेकर उसकी बात की जाए, उस पर बड़ा ही रोचक बयान आज समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से आया है। उनका कहना है कि जो अपमान अखिलेश यादव का किया था उसका ही श्राप इनको ये लगा है, जिसकी वजह से कांग्रेस हार रही है। तो अभी की यदि बात करें
बाद में चाहे 2024 के चुनाव को लेकर फिर एकजुटता दिखाई जाए या फिर एकजुट होकर चुनाव लड़े, लेकिन फिलहाल जिस तरह की बयानबाजी इन राज्यों के चुनावों को लेकर हुई, और ना सिर्फ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के बीच में इस तरह का हुआ है, कांग्रेस ठीक है नागेंद्र भाटी, मैं वापस आऊंगा। हमारे में तो धूम देखने को मिल रही है, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जितेंद्र एक बड़ा सवाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता दीपेंद्र छोड़ गए हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा, तो इसमें संशय यहां पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ये बागडोर किसके हाथ में देगी। राजस्थान के अंदर में मुख्यमंत्री पद के जो 4 दावेदार हैं, उनकी नाम की चर्चा जो है राजस्थान के अंदर में हो रही है। सबसे जो पहला नाम है वो वसुंधरा राजे सिंधिया का है, क्योंकि शुरू से ही बीजेपी के अंदर में रही हैं। बीजेपी की सबसे कद्दावर नेता है राजस्थान के अंदर में, महिला उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा पूर्व में भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बीजेपी की ओर से, और साथ ही साथ जो है उनका एक अपना जो है गुट है, उनका एक अपना वर्ग है विधायकों का, जो किसी भी परिस्थिति में जो है वो उनका साथ देते हैं, और जिस तरफ वसुंधरा राजे इशारा करती है उस तरफ जो है वो अपना समर्थन जताते हैं, और खुद उनको समर्थन करे उनके गुट के विधायक, इसको लेकर के खुद चुनाव नतीजों से पहले ही वसुंधरा राजे सिंधिया जो है उनके साथ बैठक कर चुकी है। इसके अलावा दूसरा सबसे जो मजबूत जो नाम के जो दावेदार हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त सांसद हैं और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनका भी नाम इस पूरे मुख्यमंत्री के रेस में चल रहा है राजस्थान के अंदर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को राजस्थान के अंदर में सत्ता का जो बागडोर है वो सौंपना चाहता है, ताकि उसका सीधा संपर्क जो है केंद्र और स्टेट से बना रहे। तीसरा नाम दिया कुमारी को भी लेकर है, जो कि अभी वर्तमान में सांसद हैं। दिया कुमारी और राज घराने से आती हैं, महाराणा प्रताप की वंशज हैं, और उनका एक काफी साफ सुथरी छवि है, राज घरानों का उनका प्रभाव है, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिया कुमारी को राजस्थान के अंदर में पसंद करता था, और इनका थोड़ा बहुत हिंदूवादी छवि भी दिया कुमारी का शुरू से ही रहा है। राम मंदिर आंदोलन की बात करें, या जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के ऊपर जब फैसले जब हो रहे थे, तो उन्होंने कई सारे ऐसे सबूत पेश किए थे, और बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया था, उन्होंने राम मंदिर के समर्थन में बयान दिया था। तो पार्टी का जो एक जो हिंदू जो मत है और हिंदू जो आइडियोलॉजी है उसके सिद्धांतों के ऊपर भी दिया कुमारी खरी उतरती हैं। और चौथा नाम आता है राजवर्धन सिंह राठौर का, जो पूर्व में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं, और वो भी अभी वर्तमान में सांसद हैं, और बीजेपी ने उनको भी वहाँ पर राजस्थान के अंदर में टिकट दिया, और वो भी चुनाव जीत चुके हैं। और जिन 4 प्रत्याशियों के अलावा एक और नाम जो चर्चा, वो बाबा बालक नाथ का भी नाम जो है चर्चा है, क्योंकि वो एक हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी छवि के तौर पे जो है उनकी वहाँ पर जो है एक इमेज बनी हुई है पूरे राजस्थान के अंदर में। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर में सीएम योगी है, वो ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर जो है उनका भी नाम जो है इस वक्त जो है वो बाबा बालकनाथ का जो है वो चल रहा है, और हिंदू वर्ग में वो खासे पसंद किए जा रहे हैं। और जो कट्टर हिंदूवादी कैडर है बीजेपी का, वो बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहा था। हालांकि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे किसी का भी नाम फाइनल नहीं किया, लेकिन एक ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश के अंदर में पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में जो हिंदुत्व की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, और राज्य के अंदर में तमाम सारे ऐसे इस्लामिक संगठन सक्रियता अपनी जो है वो फैलाए हुए है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल पाने और राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करके, और आरएसएस, बीएचपी और बीजेपी के जो एजेंडे हैं, जिसके जरिए बीजेपी जो है अपने चुनावी
जो है माहौल को पूरे देश भर में तैयार करती है, रणनीतियां बनाती हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसका असर देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो संघ की कुछ ऐसी नीतियां होती हैं जिसको बीजेपी की सरकारें जो हैं राज्य के अंदर में लागू करती हैं, उन सभी मामलों में बिल्कुल खरे उतरते हैं बाबा बालकनाथ। इसलिए उनका भी जो है एक मजबूत जो है सीएम के नाम के तौर पे जो है इस वक्त चर्चा राजस्थान के अंदर में चल रहा है। तो ये कुछ 4-5 ऐसे चेहरे हैं राजस्थान के अंदर में जिसमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि रुझानों में बीजेपी को लगभग 2/3 बहुमत तो लगभग वो मिल चुका है और बीजेपी अब एक जबरदस्त प्रचंड जीत के साथ राजस्थान में सत्ता में वापसी की जो है वो तैयारी कर ली है। नागेंद्र भाटी, राजस्थान में एक लाल डायरी बड़ी प्रचलित हुई थी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब इस मुद्दे को उछाला था। राजेंद्र गुणा इस डायरी को लेकर आए थे। क्या ये डायरी भी इस जो परफॉर्मेंस सामने निकल कर आया है कांग्रेस का, इसका मुख्य कारण रही? जी बिल्कुल, देखिए जो लाल डायरी का प्रकरण लगातार उछाला जा रहा था राजस्थान के अंदर और जिस तरह के रुझान अब राजस्थान के अंदर आ रहे हैं उससे लगता है कि वो लाल डायरी ने हर जगह भगवा भगवा कर दिया है और भगवा रंग ही वहां पर दिखाई दे रहा है। आप यदि टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो जो नक्शा है राजस्थान का, वहां किसकी कितनी सीटें आई हैं उसमें ज्यादातर जो है वो भगवा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लाल डायरी जो है वो बीजेपी के पक्ष में काम कर गई, जिसकी वजह से सत्ता बनती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान के अंदर बीजेपी की। और ये सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं था, कई ऐसे फैक्टर हैं राजस्थान के अंदर। यदि आप देखेंगे कि 2020 के बाद से लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो अनबन लगातार रही हैं, आप 3 साल तक एक दूसरे से झगड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ अनशन करते रहे, यात्राएं निकालते रहे, लेकिन चुनाव के वक्त में 3 साल बाद आके आप एक साथ फोटो खिंचाते हैं, वो दिखाते हैं कि एकजुटता है, पार्टी जीतनी चाहिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, तो वो जनता समझती है, पब्लिक है, सब कुछ समझती है और उसी का असर देखने को मिल रहा है। लोगों को लगा कि यदि फिर से कांग्रेस की सरकार आती है तो कहीं ऐसे ही 5 साल फिर से ना निकल जाएं कि किस कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। हर रोज जो दिल्ली से लोग भेजे जाते थे, कांग्रेस के नेता भेजे जाते थे, उनकी तरफ से समझौता कराए जाते थे, तो वैसी स्थिति फिर से राजस्थान के अंदर ना बने, इसके लिए जनता ने विकल्प के तौर पर भाजपा को चुना। और जिस तरह की लगातार बातें की जा रही थी, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, दावे किए जा रहे थे कि जो रिवाज है हर 5 साल में सरकार बदलने का, वो रिवाज अब की बार बदलने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता ने अपनी भलाई राज बदलने में देखी, रिवाज बदलने में नहीं। दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो लगातार जो चिरंजीवी योजना थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उसका प्रचार लगातार कांग्रेस की तरफ से किया जाता रहा था और दावे किए जा रहे थे कि इस योजना के जरिए लोगों को बड़ी तादाद में फायदा मिल रहा है और उसका असर वोटों पर पड़ेगा। लेकिन जनता और जनतंत्र की यदि बात करें तो वो सीधा यहां पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ रुझान के जरिए दिखाई दे रहा है। देखिए जितेंद्र, टैली एक और चलने लगी है अपनी स्क्रीन पर, जिसमें विजयी जो कैंडिडेट हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। ऐसे में जो ये 3 राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने एक अच्छी छाप छोड़ी है, लगातार रुझानों में आगे है, क्या इसे एक ट्रेलर के रूप में देखा जाए? क्योंकि जब फिल्म आती है उससे पहले ट्रेलर रिलीज किया जाता है। अब फिल्म 2024 में हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल सत्यम, ये जो भी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है 3 बड़े राज्यों में, राजस्थान की बात करें तो वहां पर लगभग 199 सीटों पर चुनाव हुआ है, जहां पर 200 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी लगभग मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें हैं। इसके अलावा तेलंगाना के अंदर 90 सीटें। ये तमाम सारे जो ऐसे स्टेट्स हैं जो लोकसभा चुनाव में एक जो जीत का बहुत बड़ा जो है वो
फासले को तय करते हैं और इसका सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी भाषी बेल्ट हैं जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, अगर ये सब राज्यों में अगर कोई पार्टी सत्ता में अगर वापसी अगर कर लेती है राज्य के अंदर में तो केंद्र में उसकी लगभग सरकार बन जाती है। और इसका एक और असर पड़ेगा कि राज्यसभा के अंदर भी बीजेपी के पास अब पूरी तरीके से 2/3 का बहुमत हो जाएगा अगर इन राज्यों के अंदर अगर राज्यसभा सांसदों का अगर चुनाव होता है तो। यानी लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी का अब लगभग जो मोदी मैजिक है वो काम करेगा। और जो एक दावे किए जा रहे थे कि पीएम मोदी का अब जो जलवा है वो नहीं बरकरार रह पाएगा क्योंकि कर्नाटक में जब कांग्रेस की जीत हुई और तमाम इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं ये दावा करने लगे थे कि अब मोदी जो मैजिक है वो कमजोर पड़ने लगा है और मोदी फैक्टर चुनाव में काम नहीं आने आ रहा है। लेकिन इन 3 राज्यों में जो प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की और एक भारी जो है वो बहुमत के साथ बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई है, भारी संख्या में यहाँ पर बीजेपी को सीटें मिली हैं इन 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश के अंदर में, राजस्थान के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में। इससे साबित ये हो गया है कि 2024 में बीजेपी की राह अब उतनी मुश्किल नहीं होने वाली है क्योंकि बीजेपी का जो किला है, जो सबसे जो मजबूत जो किला है उत्तर प्रदेश वो शुरू से ही मजबूत है। इसके अलावा असम भी बीजेपी के पास है, राजस्थान भी बीजेपी के पास है, मध्य प्रदेश भी बीजेपी के पास है, तेलंगाना भी बीजेपी के पास हो गया। तो ऐसे जो स्टेट हैं आज के समय में बीजेपी के हैंड में कि अगर इन सभी राज्यों बिल्कुल तेलंगाना में भी बीजेपी की जो है बढ़त इस बार देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र प्रताप।